बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो इस तरह से आप लोगों को समझ में शायद ना आए, क्योंकि आप जिन लोगों ने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी, पहले वो जाएं वो वाली वीडियो देखें तो इंशाल्लाह उनको पता चलेगा। तो उसके बाद जब मैं गांव उतरी तो फिर मेरी अम्मी अब्बू को इतला भिजवाई उन लोगों ने कि भाई जाओ बताओ कि भाई वो बिल्कुल चल नहीं सकती, उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है। तो फिर मेरी अम्मी आई मुझे लेने के लिए। उन दिनों जो था ना वो मकसद बस नहीं जाती थी हमारे गांव में। तो वैसे तो मकसद ये है कि अभी गाड़ियाँ वगैरह छोटी मोटी जाती थी, जैसे साइकिल मोटर हो गया, लेकिन कोई बस या रिक्शा का इंतज़ाम नहीं था वहाँ पे कि वो जो है ना हम लोग जा सकें वहाँ पे। तो फिर मेरी अम्मी आई और गधा गाड़ी थी जिस पे मुझे लिटाया और फिर जो है ना मुझे लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो गई। तो मेरी अम्मी ने मेरी तबीयत जब देखी तो वो काफ़ी रोने लगी, काफ़ी परेशान हो गई कि भी ये क्या हो गया, क्यों हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना अपने गांव की तरफ चले गए। फिर मेरी अम्मी ने जाके मुझे वहाँ पे चारपाई पे लिटा दिया और फिर हम लोग परेशान थे कि अब क्या करें, क्योंकि मैं जब बैठ जाती थी नीचे तो फिर मैं उठ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे काफ़ी तकलीफ़ थी कि भाई मैं अब क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर गांव में इतने ख़ास कोई डॉक्टर भी नहीं थे जो भी अच्छे से इलाज करें। फिर एक जगह पे मेरी अम्मी गई, डॉक्टर को बताया कि मेरी बेटी जो है ना चल नहीं पा रही, उसे काफ़ी तकलीफ़ है, जब बैठ जाती है तो वो उठ नहीं सकती, तो आप आके ज़रा देखें। उन्होंने मेरी तबीयत पूछी कि किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। फिर मैंने उनको सब बताया कि भी मेरी तबीयत इस तरह से थी, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, जिसकी वजह से मैं जो है ना चल नहीं पा रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ऐसा करें कि मैं आपको एक इंजेक्शन वगैरह लगा देता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, जो आप जो है ना इंशाल्लाह आपको ठीक लगेगा। फिर वो हर हफ्ते में आते रहे, इंजेक्शन वगैरह देते रहे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो गई। उसके बाद फिर मैं चलने लगी। फिर काफ़ी टाइम के बाद फिर मेरे भाई आए तो मुझे कहा कि भाई चलती हो, चलो, आपकी भाभी बच्चे आपको याद करते हैं तो आपको चलना चाहिए। फिर मैं वहाँ चली गई। फिर भी मेरी तबीयत जो थी ना ठीक नहीं थी। फिर तकरीबन मैंने 6 माह वहाँ पे लगाए, फिर मैं वापस आ गई। तो यानी एक ये था कि भाई मकसद काफ़ी जो था ना कि भाई किसी बच्ची के ऊपर पूरे घर का काम यानी छोड़ देना कि आपने ही सब करना है, तो कोई मकसद वो नहीं था कि भाई मेरी कोई दोस्त है मैं उसके पास जा सकूं या उससे मिल सकूं या उससे कोई बात कर सकूं, ऐसा कुछ नहीं था। सॉरी। तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती थी कि ना मेरे घर में मकसद आते थे भाभी के लोग, जान पहचान वाले सभी लोग आते थे, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जा सकती थी, हमेशा घर में ही रहती थी। तो काफ़ी मकसद परेशान रहती थी। फिर उसके बाद जैसे मैं वापस आई तबीयत फिर भी मेरी नहीं संभली थी। एक दो जगह हॉस्पिटल में भी ले गए, फिर मैं वापस आ गई। फिर जैसे मैं थोड़ा सा भी चलती थी तो मेरी सांस काफ़ी फूल जाती थी। उसके बाद ऐसे होते होते फिर काफ़ी मेरी जो है ना तबीयत ख़राब रहने लगी। और फिर मेरी अम्मी ने एक गांव में हमारे डॉक्टर रहते थे, काफ़ी दूर रहते थे, तो फिर उनके पास हम लोग गए, नहीं उनको लेकर आए गांव में। तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे कज़न और एक और थे तो वो साथ में चले गए, तो वो लेकर आए। तो जिसकी वजह से फिर मैंने मकसद उसने मुझे चेकअप वगैरह किया और बता दिया कि भाई आपकी जो है ना दिल का मसला है, तो दिल के जो है ना आपके 2 वाल जो है ना ख़राब हैं। तो हम लोग काफ़ी जो है ना परेशान हो गए कि भाई दिल के भी जो है ना अंदर कोई वाल होते हैं। तो हमने तो सर के बाल सुने थे और मकसद जैसे साइकिल का बाल होता है ऐसे कुछ सुना था,
ये दिल के भी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कभी भी कोई भी ऐसी नहीं हुई थी, कोई ऐसी तकलीफ़ जो मुझे हुई थी। मैंने पहली बार सुनी थी यानी उन दिनों। तो मैं काफ़ी परेशान थी कि ये कैसी बीमारी है कि भी मकसद दिल के वाल जो हैं। फिर उसने एक मुझे मेडिसन लिख के दी कि आपका जब तक ऑपरेशन नहीं होता आपने यही खानी है। और जो है ना, तब मेरी उम्र तकरीबन हो गई थी 16 साल हो गई थी मेरी उम्र तब। तो आपको यही खानी है, तो आपने जो है ना बस ऐसे ही मकसद रहना है जब तक आपका ऑपरेशन नहीं होता। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि भाई ऑपरेशन जो है ना कितने पैसे लगेंगे। तो उसने कहा हाँ भाई लग जाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी जो है ना इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तकरीबन लाख ऐसे कुछ करके बोला था। तो मेरी अम्मी काफ़ी परेशान रहने लगी। फिर डॉक्टर के पास फिर दोबारा गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि जब तक आपकी बेटी का मुकम्मल इलाज नहीं होता और इसका ऑपरेशन नहीं हो जाता तो इसकी शादी मत करना, क्योंकि अगर बच्चे वगैरह हुए तो फिर काफ़ी मसला हो सकता है। इसके दिल के वाल जो है ना तो ख़राब हो गए हैं। तो फिर मेरी अम्मी काफ़ी परेशान रहने लगी, क्योंकि वहाँ पे बचपन में ही लोग रिश्ता कर देते हैं। तो मैं जैसे पैदा हुई थी तो फिर मेरा भी रिश्ता मेरे मामू को अम्मी ने दे दिया था उसके बेटे के लिए कि भाई हाँ। फिर वो जो मामू का लड़का था उसने तो पहले से ही शादी कर ली थी। तो फिर तो कोई वजह नहीं बनती थी कि मेरी अम्मी दोबारा भी उसको जो है मेरा रिश्ता उससे दोबारा होता। तो मेरी अम्मी काफ़ी परेशान रहने लगी कि अब क्या होगा, पता नहीं मेरी बेटी की शादी होगी नहीं होगी, अब क्या होगा। काफ़ी परेशान रहती थी। ज़ाहिर हर इंसान परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। तो उसकी वजह से फिर ऐसे वक्त गुजरता गया। फिर उसके बाद मेरे कज़न एक सऊदी अरब में रहते थे। वैसे तो काफ़ी फैमिलीज हमारी सऊदीया में रहती हैं। तो मेरे कज़न रहते हैं सऊदी अरब में। तो वो फिर आए, उनकी कहीं और जगह पे मंगनी हो गई हुई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हम जाते हैं वहाँ पे जो है ना रिश्ता अपना, उनको कहते हैं कि भी दे दो। तो वो काफ़ी अच्छे से मकसद कर रहे थे कि भाई हमारा रिश्ता जो है ना हो जाए, मंगनी हुई हुई थी। तो वो दे नहीं रहे थे। वो कहते थे अभी सब्र करो 1 साल और, सब्र करो 1 साल और, सब्र करो। तो मेरे मियाँ कहते थे कि ये तो हर बार ऐसे कहते रहते हैं। तो अब जो है ना अब मैं आखिरी बार जा रहा हूँ तो देखता हूँ कि भाई वो लोग क्या करते हैं ना। तो फिर उसकी वजह से जो है ना वो चले गए मेरे मियाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं करना है, हम रिश्ता दे रहे हैं तो हमें भी इसके बदले में कोई रिश्ता दो। तो फिर मेरे मियाँ ने बोला कि मेरे पास तो कोई ऐसी मकसद बहन नहीं है कि मैं रिश्ता वगैरह दूँ। तो फिर इन्होंने जो है ना मना कर दिया वहाँ पे। फिर मेरे कज़न वापस आ गए। तो फिर कहने लगे कि ये जो है ना, मेरे कज़न इधर रहते थे कराची में। तो फिर उसने बोला मेरे कज़न ने कि भाई ये हमारी कज़न भी है और काफ़ी बीमार भी रहती है, तो तुम शादी कर लो ना। तो फिर मेरे शौहर ने बोला कि देखते हैं, बात करते हैं कि वो क्या कहती है। फिर मेरे कज़न ने, एक और कज़न था मेरा बड़ा कज़न सॉरी, फिर उसने आके मुझसे पूछा कि भाई हम अगर आपका रिश्ता जो है आपके क्या नाम है, मेरा जो कज़न है उसके लिए मांगे आपके अम्मी अब्बू से, या आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो कहा कि मैं चुप हो गई कि भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे पूछा हो या कि किसी ने कोई मेरे से बात की हो। तो मैं चुप हो गई कि अब मैं क्या जवाब दूँ, कि मैं क्या बोलूँ अब मियाँ ने। तो इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई जो है ना, मेरे कज़न ने बोला कि ठीक है भाई, इस्लाम में भी है कि लड़की की भी रजामंदी ज़रूरी है, कि अगर लड़की भी चाहती है कि भाई हाँ ठीक है तो फिर आगे बात चलाते हैं। तो फिर मेरा वो जो बड़ा वाला कज़न है वो मुझसे पूछने लगा कि आप क्या अगर रिश्ता हम लोग लेते हैं इस मेरे मियाँ का बोला कि इसके लिए तो आप राज़ी हो। तो मैंने ऐसे हल्का सा साड़ी हिला दिया कि हाँ ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपके कहीं गांव में शादी हो गई या कुछ हो गया तो किसी ने आपका ऑपरेशन नहीं करवाना, आप ऐसे जो है ना मर जाओगी, ऐसे रहोगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मेरी अम्मी अब्बू से बात की इन्होंने मेरे रिश्ते के लिए, क्योंकि पहले से ही एक मेरी बहन इनके घर में थी तो वो कभी कभार आने देते थे, नहीं आने देते थे। तो मेरी अम्मी कहती थी कि नहीं भी मैंने नहीं देना, तो मैंने मकसद रिश्ता नहीं करना है। तो फिर काफ़ी मेरी बड़ी बहन ने कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा, सब ने कहा, तब जाके फिर मेरी अम्मी अब्बू माने मेरे रिश्ते के लिए। मेरा भाई कहने लगा कि अगर यहाँ पे कराची में हम लोग कहीं करते हैं या पंजाब में करते हैं तो कोई किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि इसका जो है ना इलाज करा सकें, तो ये ऐसे मर जाएगी।
तो आपको जो है ना ये बात माननी पड़ेगी, रिश्ता जो है ना करना पड़ेगा। मेरे मियाँ उन दिनों रमज़ान शरीफ में आए हुए थे, तो फिर उसके बाद जो है ना मेरे अम्मी ने बोला कि चलो ठीक है। फिर मेरे भाई मुझे कराची लेकर आ गए। फिर वहीं पे मुझे एक दिन के लिए इन लोगों ने, क्योंकि उन दिनों मेरे भाई की भी शादी थी, फिर 1-2 दिन के लिए इन लोगों ने मुझे मायूं बिठाया, मेहंदी वगैरह ये वो। फिर ऐसे करके शादी मेरी, मतलब भाई लोगों ने बोला कि भाई, मेरे बड़े बड़े भाई जो थे उन्होंने कहा कि हम जो है ना शहर में शादी करेंगे। फिर मूवी वगैरह जैसे होती है वो भी बनाई इन लोगों ने। फिर मेरी शादी यहाँ पे जो है ना कराची में हो गई। मेरा हाथ थक गया पकड़ पकड़ के ना मोबाइल को। तो फिर उसकी वजह से जो है ना फिर हम लोगों ने, मेरी शादी हो गई। फिर मेरे अम्मी अब्बू नहीं आए थे, क्योंकि वो मतलब दिल से वो नहीं थे कि भाई मेरी शादी जो है ना इस तरह से हो। और फिर पता नहीं मुझे ये लोग अम्मी अब्बू से मिलने देंगे नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी बहन उनके घर में थी, तो नहीं मकसद ज़्यादा आती थी मेरी बहन, तो इस वजह से मेरी अम्मी जो थी ना मुतमईन नहीं थी। फिर जैसे कैसे करके शादी तो मेरी हो गई। फिर उसके बाद हम लोग, मेरे मियाँ फिर 15 दिन वहाँ पे कराची में हम लोग, मेरा ससुराल जो था कराची में था, वो भी किराए के मकान में रहते थे। उनका अपना मकान जो था वो रिमियार में था, कराची में नहीं था। तब तक जब मेरे मियाँ मदीने में रहते थे तो पीछे से ना इनके जो 2 भाई थे उन्होंने मकान जो है ना वो बेच दिया था। तो फिर ये लोग कराची में रहते थे किराए पे। तो फिर मेरी शादी हो गई। तो फिर 15 दिन तकरीबन ना मेरे मियाँ रहे। जो मेरी बहन थी उसके मियाँ भी फिर सऊदी अरब में थे वो, तो वहीं पे वो लोग भी चले गए। फिर बार बार वो मेरा जो बहन भाई है वो मेरे मियाँ को फ़ोन कर रहा था कि भाई जल्दी आओ, जो कफ़ील है ना आपको बुला रहा है, आप इतनी लेट कर रहे हो, आप जल्दी आ जाओ। फिर तकरीबन शादी के 15 दिन तक मेरे मियाँ मेरे साथ रहे। फिर उसके बाद जो है ना चले गए मदीना में। तो फिर मुझे कहा कि मैं जल्दी बुलवा लूँगा ना, आप फिक्र नहीं करना। फिर ऐसे गुजरते गए, तो 3 माह हो गए। तो फिर वो जो कज़न की बेटियां थी तो वो कहने लगी कि नहीं बुलवाएंगे आपको, आप तो बेवकूफ़ हो, आपने शादी कर ली तो वो आपको, आप देखना कि वो कभी नहीं बुलवाएंगे, आप इधर रहोगी। तो मुझे इस तरह से बातें करके यानी काफ़ी परेशान करते थे। फिर मैं 1-2 बार अपनी भाभी के घर भी गई। तो फिर जैसे तैयार होके, मेकअप करके मैं तैयार होके गई, तो फिर मेरी भाभी कहने लगी कि इस तरह से आप तैयार हुई हो तो लोग क्या कहेंगे कि इसको शादी करने का ज़्यादा शौक़ था, इसने इतना मेकअप मत किया करो, लोग जो है ना बातें करेंगे। देखो भाई, अब तो मेरी शादी भी हो गई, फिर भी इतनी पाबंदी थी कि भाई मैं तैयार क्यों हुई, मैंने मकसद मेकअप क्यों किया है, हर चीज़ पे रोक टोक करते थे। शुरू से ही ऐसा होता था, क्योंकि मैं अगर काफ़ी बताने बैठूँ तो पता नहीं कितने महीने निकल जाएंगे इस बात को। तो मैं जब भी अपने बच्चों से बात करती हूँ तो मेरे बच्चे यही कहते थे कि अम्मी आपकी जो है ना, आप जो अपने बारे में बताती हो हमें, जो मेरे साथ बचपन में इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, जो अगर आप जिस तरह से बताती हो तो ऐसे में तो आपके ऊपर जो है ना एक फ़िल्म बननी चाहिए। और आपने वाकई ज़िंदगी में काफ़ी दुख और तकलीफ़ उठाए हैं। तो फिर काफ़ी फिर भी तबीयत ख़राब रहने लगी। फिर 1-2-3 माह तकरीबन मैं कार्डियो में भी दाखिल रही। वहाँ पे भी उनका यही कहना था कि भाई जब तक ऑपरेशन नहीं होता तो बच्चे का कभी सोचना भी नहीं। तो फिर उसके बाद पहले जो है ना ऑपरेशन ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर जो है ना ऐसे वक्त चलता रहा। मैं अभी भी काफ़ी वो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो अब सब लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे मेरे बच्चों में खुश रखे, ताकि मेरी बेटियां हैं तो अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे और मेरी बेटियों को भी अच्छे नसीब करे, ताकि मैं अपनी बेटियों की भी शादी अपनी ज़िंदगी में कर सकूं। तो बस आपने मेरे लिए काफ़ी दुआ करनी है। आप सबकी मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है और अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। और फिर 4-5 माह गुजर गए। फिर मैं अपने मियाँ को फ़ोन पे बात करती थी तो कहती थी कि भाई आप मुझे कब बुलाओगे, आपने तो कहा था मैं जल्दी बुलवा लूँगा।
तो आप मुझे किस तरह से बुलाओगे, कैसे करोगे? अब तो 5 माह 6 माह गुजर गए। तो फिर मैं गाँव चली गई अपनी अम्मी से मिलने के लिए। तो मेरी अम्मी भी यही कहने लगी कि देखा, मैं जो आपको कहती थी कि ये लोग जो है ना आपको कभी कोई खुशी नहीं दे सकते, फिर आप लोगों ने ज़िद करके जो है ना तेरे भाई ने तेरा रिश्ता कर दिया, तो अब ठीक है, अब वो जो है ना तुम्हें नहीं बुलवाने वाला। तो फिर जब मैं गांव में रही थी वहाँ पे अम्मी के पास, तो मैं भी सोचने लगी कि शायद मेरी अम्मी जो कहती थी वो ठीक ही कहती थी। अभी भी मुझे नहीं बुला रहे, अभी इतना टाइम भी हो गया, मैं बीमार भी थी तो मेरा मसला भी था। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई ना कि शायद बाकी जो अम्मी बात करती हैं तो वो सच है। तो उसके लिए फिर गांव में रहती थी, तो फिर मेरे जो बड़े देवर हैं फिर उन्होंने पैगाम भिजवाया कि आप जल्दी से कराची में आ जाओ, आपका वीज़ा आ चुका है। तो मैं बहुत खुश हुई। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो बाकी के इंशाल्लाह जो मेरे ऊपर जो गुजरी तो वही मैं आप लोगों से अपनी बातें जो है ना शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर कल वाली वीडियो में बाकी की बातें आप लोगों से करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं करनी है, और अल्लाह ताला आप लोग जहाँ भी रहते हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला मेरे घर को, मेरे बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इंशाल्लाह कल फिर दोबारा से जहाँ से मैंने अभी बात को अपनी को रोका है फिर कल से शुरू करूँगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना है। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।